हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो आपका भूगोल विषय का पहला चैप्टर का ख खंड है, जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है मुख्य रूप से इस जल संसाधन वाले चैप्टर का फुल्ली जो है हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा था संसाधन के बारे में, उसके बाद दूसरा जो पढ़ा था बच्चों पहला चैप्टर का क खंड, उसमें हम लोगों ने बात किया था प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से ख खंड में जल संसाधन के बारे में यानी वाटर रिसोर्स के बारे में। ठीक है, ये भी आपका पॉइंट यानी कि आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की दृष्टि से यहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से और मैं वहाँ पर बताते जाऊँगा जहाँ जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिस सेक्शन से पूछा गया है बच्चों, और जहाँ से आपका लघु और दीर्घ पूछा गया है वो सबको भी मैं बताऊँगा, और यहाँ से किस सेक्शन से आपका ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जल संसाधन किसको कहेंगे। तो वह संसाधन जो जल से या जल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? जल संसाधन कहलाते हैं। या आप इसको दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वह संसाधन क्या हो जो कहाँ से, जल से, या फिर आपका मानव की आवश्यकता हो, किसकी द्वारा पूरा पूर्ति करता हो, जल की सहायता से पूर्ति होता हो, तो उसको बोलेंगे जल संसाधन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जल विद्युत पैदा करती है और औद्योगिक मशीनों को ठंडा भी रखता है, ये नवीकरणीय संसाधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, जल्दी से मार दीजिए यहाँ से आपका टिक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जल जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? नवीकरणीय। नवीकरणीय मीन्स होता है इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसका भंडार जो है असीमित है, याद रहेगा आपको। आगे बात करते हैं, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जो है आपका जल से ढका हुआ है। तो आपको मानना है बच्चों 71% भाग। ठीक है, यानी कि 3/4 जो है आपका जल से ढका हुआ है। लेकिन अधिकांश जो जल कैसा है? लवणीय है। लवण मीन्स होता है बच्चों साल्ट युक्त, यानी कि आपका उसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, खारा है बच्चों, पीने योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा जल से भरा हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में मार दीजिए बच्चों इसको टिक। यह आपका ऑलरेडी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, ये आपका आया था मुख्य रूप से बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, 2019 का फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग में पूछा हुआ है। अब सोचिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो मुख्य रूप से क्या बोला था आपको बच्चों? उसको बोला था नीला ग्रह, तो आपको होगा ब्लू प्लानेट। ठीक है, आगे बात करते हैं, नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% यानी कि 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। यानी कि जो है बच्चों 96, अब सोचिए सिर्फ और सिर्फ 3.5% ही क्या है आपका भूमिगत जल है और जो हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी जो 96.5% है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? आपका महासागरों में, ओशियंस में है। अब महासागर आप लोग को तो मालूम ही होगा कितने महासागर है टोटल, तो टोटल महासागर आपका 4 आता है बच्चों। ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, है ना, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। अब बात करते हैं उनमें से मात्र 2.5% ही अवलवनीय यानी कि मृदु जल है बच्चों, यानी कि आपका पीने योग्य है। सिर्फ और सिर्फ कितना? 2.5, क्योंकि महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र है, इसलिए इसे जलधि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? जलधि। किसको बोला जाता है? आपका महासागरों को। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका जल संग्रहण का बहुत ही बड़ा सा केंद्र है, इसी के कारण इसको बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं, जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके विभिन्न स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है आपका भूपृष्ठीय जल। तो भूपृष्ठीय जल किसको बोलेंगे बच्चों? मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं भूपर्पटी। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब इसके नीचे के जो आपका जल होगा बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे भूपृष्ठीय जल, यानी कि जिसमें हम लोग अपना क्या करते हैं, हम लोग बच्चों बोरिंग डालते हैं ना, मशीन के द्वारा खुदवा करके वहाँ से पानी निकालते हैं, तो इसको जिसको बोलते हैं हैंडपम्प या नलकूप से निकालते जो, ये आपका है भूपृष्ठीय जल, जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने पीने के लिए करते हैं। धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है, यानी कि भूपृष्ठीय जल का जो मुख्य स्रोत है वो आपका क्या है? वर्षण है, यानी कि वर्षा है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सीधा सीधा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है। ठीक है, वहाँ दे देगा आपको वर्षा, महासागर, नदी, नाला, इस प्रकार से दे देगा। अब वहाँ पर आपको मानना है वर्षण। वर्षण का 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है और कुछ जल का अंश भूमिगत हो जाते हैं, जबकि अधिकांश भाग नदी, झील, तालाब तथा तलिया में मिल जाते हैं।
अंत में जो बच जाता है वह सागर एवं महासागर में जा मिलता है। ये सभी भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय जल कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर कह रहा है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो है इसका सबसे पहला है कि मूल स्रोत हो गया क्या, वर्षण हो गया, और वर्षण का जो है 20% किस में चल जाता है, वाष्पित हो जाता है बच्चों, इवोपोरेट हो जाता है और वाष्पित होकर के चल जाता है कहाँ पर आपका, दोबारा फॉर्मेशन करता है किसका, बादल का निर्माण करता है और फिर बारिश होने लगती है इस प्रकार से, ठीक है। और कुछ जल का अंश जो है क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है रिस करके, यानी कि आपका पृथ्वी की सतह है तो ये धीरे धीरे कहाँ चल जाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे चले जाता है, यानी कि भूमिगत जल का यानी कि भूपृष्ठीय जल का निर्माण करता है। जबकि इसका जो अधिकांश भाग है इस वर्षण का वो क्या हो जाता है, सीधा सीधा नदी में चल जाता है, नालों में चल जाता है, झीलों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है इस प्रकार से। और अंत में जो बचता है बच्चों वो कहाँ चले जाते हैं, वो जाकर के मिल जाता है सागर एवं महासागर में, जो कैसा होता है, काफ़ी खड़ा होता है ना। चले आगे बात करते हैं भूमिगत जल। वर्षा जल जब जमीन पर पड़ता है उसके बाद धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा हो जाता है, क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। यानी कि आप लोग को ध्यान ये रखना है बच्चों, जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा के बाद क्या होती है बच्चों, ये पानी जो है वर्षण का पानी ये धीरे धीरे जो है इसमें जो रिसाव होता है, इसमें जो छेद होते हैं उससे रिस कर यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, लीक करके अंदर चल जाता है बच्चों, और वो क्या हो जाता है वहाँ पर कठोर शैलीय आवरण पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। शैलीय आवरण बोलता है चट्टानों के आवरण, चट्टानों के परत पर जमा हो जाता है, उसी को बोला जाता है भूमिगत जल। आगे बात करते हैं जल संसाधन का वितरण। अब इसका जो है वितरण कैसा है बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जल दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि जो हम लोग जानते हैं बच्चों पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। ये आपका है बीच से जाने वाली विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे ज़्यादा जो जल है बच्चों वो किस गोलार्ध में है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आपका उत्तरी गोलार्ध में है बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में आपका अफ्रीका महाद्वीप भी फैला हुआ है, एशिया भी महाद्वीप पूरा फैला हुआ है, यूरोप भी इसी में है, इसी में जो है आपका मुख्य रूप से आपका नॉर्थ अमेरिका आता है। तो यहाँ पर जो है स्थलीय भाग ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप साउथ में देखेंगे बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जो है भूमि यानी कि आपका स्थल खंड बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर पानी की मात्रा क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आपका जल कहाँ पर है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रहेगा आपको, अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जल की मात्रा किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दोनों में इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ पर मानेंगे आप लोग, दक्षिणी गोलार्ध में। इसी कारण इस गोलार्ध को जल गोलार्ध भी बोला जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में दे देगा किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से दे देगा। और उत्तरी गोलार्ध को क्या बोला जाता है, स्थल गोलार्ध। ध्यान रहेगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोला जाता है, आपका जल गोलार्ध। क्यों, क्योंकि जल की मात्रा वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी है, लेकिन इसके लिए केवल कितना है बच्चों, 4% ही स्वच्छ जल है। यानी कि भारत में आप सोचिए बच्चों, टोटल पूरे विश्व का 16% आबादी सिर्फ भारत में निवास करता है, और लेकिन इसके लिए केवल कितना प्रतिशत है स्वच्छ जल पीने के लायक, वो 4% ही है। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और 25% भूमिगत जल क्या है, स्वच्छ है। यानी कि सबसे ज़्यादा मृदु जल जो स्वच्छ जल है, पीने वाला जल है, कहाँ पर है आपका, अंटार्कटिका में। क्यों, क्योंकि अंटार्कटिका को बच्चों ये पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका को बर्फ का महाद्वीप भी बुलाया जाता है। तो ये सिर्फ क्या है बच्चों, सीधा पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और उसके बाद ग्रीनलैंड एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, वो भी क्या है, सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए वहाँ भी एकदम पूरा स्वच्छ जल। और जो भी पर्वतीय क्षेत्र होता है, जैसे आपका भारत में देखे जाए तो हिमालय का जो क्षेत्र है बच्चों, हिमालय पर्वत, वो भी पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो वो भी कैसा है, तो वो भी आपका स्वच्छ और मृदु जल के अंतर्गत आता है इस प्रकार से। और जबकि जो है 25% कैसा है, भूमिगत जल है। भारत में हर वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से और 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होती है। यानी कि भारत में जो मुख्य रूप से बच्चों वो 4000 जो है घन मीटर कहाँ से प्राप्त होती है, घन किलोमीटर, वो आपका वर्षण से प्राप्त होती है। जबकि 1869 घन किलोमीटर किससे प्राप्त होती है, वो आपका भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होती है। भूपृष्ठीय जल का 2/3 भाग लगभग देश की 3 बड़ी नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाहित होती है। अब सोचिए भूपृष्ठीय जल का जो 2/3 है बच्चों, वो किससे, 3 ही नदियां है मुख्य रूप से, उससे प्रवाहित होती है। आपका जैसे आप देखेंगे बच्चों भारत का क्षेत्र, तो ये ऐसे करके एक जाती है नदी जो आपका सिंधु है, उसके बाद यहाँ से निकलते उत्तराखंड से ये नदी जाती है, क्या है ये आपका गंगा है। उसके बाद एक नदी चीन से निकल कर अंदर आती है भारत की तरफ, वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो भूपृष्ठीय जल का जो 2/3 है वो इन तीनों नदी से
मतलब कि प्रभावित होती है। विश्व में ब्रह्मपुत्र को 8वां और गंगा को 10वां स्थान प्राप्त है, यानी कि आपका जल की मात्रा के आधार पर इसको दिया गया है कि विश्व में ब्रह्मपुत्र को कौन सा स्थान 8वां और गंगा को 10वां स्थान प्राप्त है। जल संसाधन का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, लघु प्रश्न, यहाँ से आपका 100% प्रश्न आता है। इस चैप्टर से जब भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से आएगा बच्चों, ठीक है। जल संसाधन के क्या उपयोग है या जल संसाधन के उपयोग को लिखें, ये प्रश्न जो है बच्चों मुख्य रूप से आपका 2017 में पूछा हुआ है, 2019 में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसका उपयोग। तो मुख्य रूप से भारत की आबादी क्या है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है ना। भारत की जो जनसंख्या है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण पेयजल यानी कि पीने वाले जल, सिंचाई, उद्योग में जल की मांग कैसी हो रही है, बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। ज़्यादा जनसंख्या होगा बच्चों, ज़्यादा फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा। ज़्यादा फसल उत्पादन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा सिंचाई होगा उतना ज़्यादा पानी का उपयोग करना पड़ेगा, है ना, उतना ज़्यादा पानी चाहिए, वर्षा चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, जल का दोहन होगा। जिस प्रकार से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज़्यादा विकास करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए क्या करना, अलग अलग प्रकार के मशीनरी, उद्योग, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज लगाने पड़ेंगे। अब उतना जितना भी उद्योग लगेंगे सबके मशीन को ठंडा करने के लिए, सबको चलाने के लिए क्या है बच्चों, जल की जरूरत पड़ेगी। अब मतलब कि उससे क्या होगा, जल का दोहन होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ है, जितना पॉपुलेशन होगा उसको क्या है, पीने के लिए भी जल चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जल की मांग क्या हो गई है, काफ़ी तेजी से बढ़ गई है। भारत में 1951 ईस्वी में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना था, 5177 घन मीटर था, जो 2001 में घट करके कितना हो गया है, 1829 घन मीटर हो गया है। और फिर 2025 तक सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, 1342 घन मीटर ही बचेगा बच्चों। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा संकेत है किसका, जल संकट का। आप सोचिए बच्चों, इतना जल होने के बावजूद हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि 71% भाग पर आपका क्या है, जल है। लेकिन अब देखिए इतनी बड़ी समस्या, जल संकट जैसा आपका समस्या उत्पन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है और जो भी आपका महासागरीय जल है वो पीने योग्य है नहीं, और 96.5% जल जो है आपका महासागर में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर है प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अधिकांश अंश क्या होता है बच्चों, विद्यमान रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट आपका ऑलरेडी आपका आया हुआ है। आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में बच्चों, 2018 का फर्स्ट सीटिंग में ये आया हुआ था कि प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है, 55%, 60%, 65%, 70%। तो कितना परसेंट हुआ था आपका, 65%, ठीक है। यहीं से अब ये आया हुआ है तो ऑलरेडी हो सकता है कि आपका ये पौधे वाला, लेकिन ज़्यादातर आपका प्राणियों वाला ही आने का चांस बनता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं, जल का मानवीय जीवन में प्राणी एवं वनस्पति में भी काफ़ी क्या है, उपयोग है। यानी कि जल का जो है बच्चों मुख्य रूप से प्राणी एवं वनस्पति में भी काफ़ी उपयोग है। जल के उपयोग की सूची पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि जितनी भी सारी चीज़ वाहन होते हैं बच्चों, उसको धोने के लिए, मल मूत्र साफ ये सब करने के लिए, घरेलू कोई भी कार्य हो, उद्योग हो, जन स्वास्थ्य हो, या फिर आपका सिंचाई हो, या पीने योग्य हो, खाना बनाने के लिए, ये सारे चीज़ के लिए क्या है बच्चों, जरूरी है। क्या जरूरी है आपका, जल जरूरी है, यानी कि वाटर जरूरी है। इस प्रकार से अगर 2 नंबर या प्रश्न में आपका पूछा जाए कि आप जो है जल के उपयोगों को लिखें तो लिख लेंगे, इस लाइन को लिख लेंगे तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला, ठीक है। इस प्रकार से ये सारा चीज़ लिख लेंगे। आगे बात करते हैं, जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र शीतलन। शीतलन में से बच्चों कोई भी आपका परमाणु जो संयंत्र होगा, कोई भी मशीन होगा, उसको शीतलन ठंडा करने के लिए मत्स्य पालन, यानी कि अगर आप मछली पालने चाहते हैं, मछली पालन के लिए आप शुरू करते हैं कोई भी चीज़, तो उसके लिए भी तो पानी चाहिए ना। बिना पानी के तो मछली रह नहीं सकती ना, है ना। अब तो बचपन में ही पढ़े, मछली जल की रानी है। जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा आदि, ये सारे चीज़ों के लिए क्या है बच्चों, जल उपयोगी है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर 2 नंबर या प्रश्न में आपका आ जाएगा तो सीधा यहाँ से लिख लेंगे कि जल के इतने सारे उपयोग है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका ऑलरेडी 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, या नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में लिखिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि बहुउद्देशीय होता क्या है। बहु मीन्स होता है बच्चों एक से अधिक। क्या होता है, बहु मीन्स होता है एक से अधिक, और उद्देश्य आप तो जानते हैं, उद्देश्य मतलब कि पर्पस। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है ना। क्यों कर रहे हैं पढ़ाई, तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि ताकि हमारी जो माता पिता है वो एक लग्जरियस लाइफ जी ले, ताकि हमारे फ्यूचर जो है अच्छा बन जाए। हम अपने फ्यूचर में कहीं पर जो है क्या आसानी से अपने जीवन यापन कर ले, है ना। जीविकोपार्जन करने के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, यही उद्देश्य है सबका, है ना। रिस्पेक्ट, अब हमारा जो है समाज में क्या हो, एक आदर करे लोग, है ना, माने हमको। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ आपका उद्देश्य है। तो एक से अधिक उद्देश्य लेकर के जब कोई कार्य किया जाता है बच्चों, तो उसको बोला जाता है बहुउद्देशीय, ठीक है।
अब बात करते हैं आज़ादी के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए नदी घाटी परियोजना पर क्या किया गया, जोर दिया गया। अब नदी घाटियों पर सिर्फ क्यों जोर दिया गया बच्चों, क्योंकि नदी घाटियों में क्या है, वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है। अब उसके अगर बगल में अगर कोई फैक्ट्री लगेगा बच्चों तो 100% पानी की आसानी से क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। और जब पानी से उसकी क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा, उसके बाद उस फैक्ट्री से जो भी सामान बनेगा तो 100% पानी के जरिए से, यानी कि आपका जल मार्ग के द्वारा जल्दी से कहीं पर आसानी से भेजा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, काफ़ी उपयोगी हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ पर क्या है, नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेयजल, सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उसके बाद उद्योग के लिए जलपूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाएगा तो 100% ये सब लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से आपका ऑलरेडी क्वेश्चन आया जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। या आपका क्वेश्चन आपका 2021 में भी पूछा हुआ है बच्चों, 2015 में भी पूछा हुआ है कि आपका जो है नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें या उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है उनको लिखें। तो लिख लेंगे सारा चीज़, यहाँ से लिख लेंगे आप लोग। बाढ़ पर नियंत्रण, मुद्रा अपरदन पर रोक, पेयजल सिंचाई की पूर्ति, विद्युत उत्पादन, उसके बाद उद्योगों की जलापूर्ति, उसके बाद परिवहन, मनोरंजन, वन्यजीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन, ये सारे इसके क्या है, उद्योग है, यानी कि इसका उद्देश्य है। आगे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऑलरेडी आपका आया हुआ प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ये प्रश्न आपका आया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपका जो है 2 बार 3 बार आया हुआ है। 2014 में भी पूछा था, 2016 में भी पूछा था, 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया था कि देश के बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर कहा था, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मुख्य रूप से इसको कहा था बच्चों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले परियोजनाओं को क्या, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 3 बार आपका पूछा हुआ है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपका आ जाए, लेकिन आने की चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका 2022 में इसी बार आया है। जब आ गया है तो 100% अब आने वाला साल दोबारा नहीं आ सकता है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे का लाइफ में भी आपको काम आएगा। तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपका क्या था, पहला प्रधानमंत्री था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का। उन्होंने कहा था कि जो आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो क्या है, आधुनिक भारत का क्या है, मंदिर है। चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर बांध, गोदावरी जैसी अनेक क्या है परियोजनाएं हैं। यहाँ पर ये इस पर बांध भी बनाया गया है और ये सब क्या है बच्चों, नदी घाटी परियोजनाएं हैं। यहाँ से आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, यह प्रश्न आपका 2021 में पूछा हुआ बच्चों कि भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपका 2021 में पूछा हुआ है, कौन सा हो जाएगा आपका, हीराकुंड बांध। उसके बाद एक बार आपका यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए बच्चों, मैं जो बोलता हूँ ना, आप लोग लिख लिया कीजिए। मैं बोलता हूँ एक लाइन, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ छुपा हुआ रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जितना भी एग्जाम्पल है, हर एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हीराकुंड तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक बार आपका 2021 में ही प्रश्न पूछा गया था बच्चों कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है, किस बांध से संबंधित है। तो ये आपका जो गोविंद सागर जो आपका बनाया गया बच्चों, वो आपका कृत्रिम जो जलाशय है वो मुख्य रूप से आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है पंजाब में। लेकिन ये जो पंजाब में जो है मुख्य रूप से ये किस से संबंधित है, तो ये आपका भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल जो बांध बनाया गया था, इसकी वजह से ये आपका जो है गोविंद सागर का निर्माण हुआ है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो गोविंद सागर यानी कि भाखड़ा नंगल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद आगे है बच्चों, यहाँ से पूछा हुआ प्रश्न है कि नर्मदा वाला, नर्मदा आगे आएगा अभी। उसके बाद एक बार आपका प्रश्न पूछा हुआ था सीधा सीधा कि हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर है। ठीक है, हीराकुंड जो परियोजना है, यानी कि ये आपका जो आपका क्या है, सबसे लंबा बांध है, ये परियोजना जो है आपका किस नदी पर है, महानदी, गोदावरी, दामोदर या फिर आपका सतलज। तो मुख्य रूप से ये आपको ध्यान रखना है, हीराकुंड जो है बच्चों आपका ये महानदी पर है। ठीक है, याद रहेगा आपको, महानदी पर कौन सा है आपका, हीराकुंड है। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर है, सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से आपका सारा चीज़ ये आपका समाप्त हो जाता है। आगे आप बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा क्या है, एक नदी का नाम है। ये कहाँ से बहती है बच्चों, तो मुख्य रूप से ये आपका मध्य प्रदेश वाले इलाके में। तो इसको बचाने का फिर कौन सा आंदोलन चलाया गया, देखते हैं मुख्य रूप से। तो ये आंदोलन जो है टिहरी बांध, एक बांध निर्माण किया गया था बच्चों, उसका क्या नाम था आपका, टिहरी बांध आंदोलन जैसी अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों का क्या करता है, उजागर करता है। कोई भी बांध
के बनने से वहाँ रह रहे लोगों को अपनी ज़मीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्यागना पड़ता है और वहीं से विस्थापित होना पड़ता है। इसके बदले उन लोगों को कोई खास मुआवजा भी नहीं मिलता और न ही उस परियोजना का कोई लाभ मिलता है। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? जमींदार और पूंजीपति वर्गों को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपका जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपको क्या है मेन कि जो भी आपका बांध किसी भी, मान लीजिए आपका नदी है, कोई भी एक नदी ले लीजिए, मान लीजिए आपका गंगा नदी है। अब सोचिए मान लीजिए आपका यहाँ पर यूपी का क्षेत्र है। अब इस यूपी के क्षेत्र में मान लीजिए सरकार ने ये सोचा कि चलो यहाँ पर एक बांध का निर्माण कर लेते हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम क्या कर सकें, तो बिजली का उत्पादन कर सकें। अब इसके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, जो भी फैक्ट्री लगाने वाले थे उसको तो मज़ा आ जाएगा ना, चलो भाई वहाँ पर बांध बन जाएगा, बिजली की पूर्ति हो जाएगी, तो वहाँ पर फैक्ट्री लग जाएगी, इंडस्ट्री लग जाएंगे, बड़े बड़े कंपनीज लग जाएंगे, उसको आसानी से बिजली मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस जहाँ पर जो बांध का निर्माण होगा, तो बांध के निर्माण से बहुत ही बड़ी मात्रा में नदी के बड़े से क्षेत्र में और जो है असल का बहुत सारे बड़े भाग को जल से घिर जाएगा, यानी कि वो जो बड़ा क्षेत्र है वो जल से घिर जाएगा। और उस जल से घिरने के कारण क्या हो जाएगा, वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जो बसा हुआ गाँव है वो क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, यानी कि जल में डूब जाएगा सीधा सीधा। अब जल में डूब जाएगा बच्चों, तो उसकी क्या हो जाएगी, जो जीने का साधन है, जो उसकी आजीविका है, जिस पर वो डिपेंड है बेचारे लोग, उसका क्या हो जाएगा, उन लोगों का हनन हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसके जो संसाधन है वो छीन जाएंगे सीधा सीधा, वो अपनी क्या है बच्चों, ज़मीन खो बैठेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी समस्या आने लगते हैं किस वर्ग को, तो निचले वर्ग के लोगों को। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया गया था, ये आपका आंदोलन चलाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि सिंचाई सुविधा होती है, लेकिन सिर्फ दूर के ज़मीनों के लिए, नज़दीक का ज़मीन बांध के कारण क्या होता है, डूब जाता है। यानी कि आपका ये कारण है, लोग तर्क देते हैं कि जब बांध का निर्माण हो जाएगा तो सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। तो 100% है, सिंचाई की जो सुविधा होगी, लेकिन सिंचाई की जो सुविधा होगी वो दूर के लोगों को, यानी कि जो बगल का जो क्षेत्र रहेगा बच्चों, वो बगल का क्षेत्र सीधे सीधे किस में डूब जाएगा, पानी में चल जाएगा। वहाँ बगल के लोग जो है उसको सारा चीज़ छोड़ना पड़ेगा, अपना आवास, अपना सारा चीज़ छोड़ के वहाँ से भागना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। और उस छोड़ने के बाद उसको क्या है, विशेष प्रकार से मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से उनको ढेर सारी अपने दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। बांध का नाम सरदार सरोवर बांध है। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एक बांध का नाम, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध, भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये किस नदी पर है, तो ये आपका नदी है नर्मदा नदी। तो इसी नदी पर जब ये बांध का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ पर जो रह रहे थे निचले वर्ग के लोग, निचले तबके के लोग, तो उन्होंने क्या किया था, काफ़ी विरोध किया था, इसका प्रोटेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि जब भी बांध का निर्माण होता है तो वहाँ से क्या होगा, उन लोग को पलायन करना पड़ता है ना। तो ये आपका जो है भारत देश का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और इससे पहले मैंने आपको पहला पूछा था कि भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और वो हीराकुंड बांध किस में है, आपका जो है महानदी पर है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इन परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुँचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना था। यानी कि जो मुख्य उद्देश्य था नर्मदा नदी घाटी परियोजना का, तो उसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों कि सूखाग्रस्त जो भी इलाका है आपका गुजरात का, उस क्षेत्र तक पानी पहुंचाना ताकि सिंचाई आसानी से किया जा सके। और उसके बाद मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उसके लिए आपका बिजली उत्पादन करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका सीधा सीधा एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था बच्चों कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है, यही से आपको क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा। ऑप्शन में था, पहला ऑप्शन में था बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जब बिहार आ गया तो 100% ये नहीं होगा। दूसरा था आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वो भी नहीं होता। तीसरा आपका था उसमें ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो पश्चिम बंगाल भी नहीं आता है। लेकिन चौथा था आपका बच्चों लास्ट ऑप्शन में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो 100% ये आपका तीनों क्षेत्र आ जाता है किस घाटी परियोजना के अंतर्गत, नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। ये आपका 2018 का सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ प्रश्न था बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको कब पूछा गया था, 2018 का। तो आप लोग को ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है मुख्य रूप से किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से संबंधित है। आगे बात करते हैं, ये आंदोलन जो है एक यहाँ पर जो है मुख्य रूप से एक पॉइंट और भी दिया हुआ है बच्चों, ध्यान रखना है कि ये जो बांध चलाया गया था, ये आपका ये नर्मदा घाटी परियोजना जो प्रोटेस्ट यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था, किसके नेतृत्व में, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मेधा पाटेकर के रूप में नेतृत्व में। और उसके बाद एक और था बाबा आमटे और एक था आपका अरुंधति राय, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है मेधा पाटेकर जी, ध्यान रहेगा। चले आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है नोट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है
यह आंदोलन एक कैसी थी, गैर सरकारी संगठन एनजीओ का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। यानी कि मुख्य रूप से जो आपका ये गैर सरकारी संगठन था बच्चों, उन्होंने क्या किया था, तो स्थानीय लोगों के ज़मीन के बचाव के लिए, किसानों के आवास जो भी वहाँ पर रोक रहे थे, उसके मानवाधिकार जो आपका था, उसका जो आपका अधिकार था, उसका हनन हो रहा था बच्चों, उसी के लिए यहाँ पर उसके विरोध के लिए क्या किया था, ये चलाया गया था। आप लोग को यहाँ पर सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए मुख्य रूप से कि नर्मदा जो आपका घाटी परियोजना है किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। और उसके बाद ये नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया जा रहा था, आपका सरदार सरोवर बांध। इसका नेतृत्व करने वाला कौन था, मेधा पाटेकर जी साहब, है ना। ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जल संकट के बारे में, है ना, कि जल संकट होता क्या है। अब सोचिए बच्चों, इतना जल रहने के बावजूद भी अगर 71% भाग पर अगर जल है पृथ्वी का, तो फिर भी जल संकट की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में माना जाता है। यानी कि जल की अनुपलब्धता, यानी कि हमको इतना 71% भाग पर पानी है, फिर भी मुझे पानी पीने के लिए अगर जल नहीं मिल रहा है बच्चों, तो 100% हम कहेंगे ये क्या है, तो ये स्थिति आपका जल संकट कहलाएगी। पृथ्वी पर विशाल जल सागर एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का क्या है, परिणाम है। यानी कि मुख्य रूप से जो आपका बढ़ती जनसंख्या ये आपका कारण है ही, लेकिन उसके साथ उसका मांग, जल के असमान वितरण, ये भी इसका मुख्य कारक है बच्चों जल संकट का। ठीक है, किसान खेतों पर निजी कुएं, मशीन और नलकूपों के द्वारा सिंचाई करता है, जिससे भूमिगत जल का क्या होता है बच्चों, ह्रास होता है, उसका स्तर जो है लगातार नीचे गिर रहा है। और ये जो समस्या है मुख्य रूप से आपका पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही देखा गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है सिंचाई बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों, पंजाब हरियाणा ये सब क्षेत्र में। तो जिसके कारण वहाँ पर क्या हो गया, उसका जो भूमिगत जल है बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर, मतलब कि उसका स्तर जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। आज़ादी के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण भी हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एवं नगरीकरण का विकास हुआ है। इन उद्योगों के चलाने के लिए जल विद्युत की आवश्यकता होती है। शहर में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल भंडार में क्या हुआ है, काफ़ी कमी हो रही है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों, कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता क्या हो रही है, बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारत की अधिकतर नदियाँ प्रदूषित हो गई है और छोटी छोटी नदियाँ तो विषैली भी हो गई है। अब सोचिए बच्चों, जितने भी उद्योग चल रहे हैं, उसके सारे कचरे, उसके सारे अपशिष्ट पदार्थ, जितने भी आपका रसायन बन रहा है, दवाई, जितने भी सारा चीज़ है, डॉक्टर्स लोग, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, एक्सपायर्ड जो दवाई होती हैं, एक्सपायर्ड जो आपके जो भी मेडिसिन होते हैं, उसको ज़मीन के नीचे गाड़ देता है। अब वो क्या होगा बच्चों, वो सर पच करके क्या होगा, वो सीधे जल यानी कि भूमिगत जल में मिल जाएगा, और भूमिगत जल को क्या कर देगा, विषैला कर देगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए वो क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा। उसी प्रकार से जितने भी कीटनाशक किसान लोग क्या करते हैं, खेतों में ज़्यादा उपज करने के लिए उसमें यूरिया, पोटास, DAP सारा चीज़ मिला देता है। वो क्या होता है, वो जल के साथ मिश्रण होकर के नदी में चल जाता है। वो नदी के जलीय जीव को रहने में क्या होती है बच्चों, उसके लिए जीने के लिए उसके क्या कठिन समस्याओं का उत्पन्न करने लगता है ना। तो ये सारा चीज़ क्या हो जाएगा बच्चों, मुख्य रूप से जल संकट का मुख्य कारक हो जाएगा। आई थिंक आज का सारा चीज़ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारा चीज़ अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी आप लोगों को समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए। लाइक तो 100% बनता ही बनता है बच्चों, क्योंकि हम लोग इतना जो है आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका इस चैनल पर सारा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, 9th का भी 10th का भी, और पूरा जो है आपका बोर्ड परीक्षा के व्यू से, यानी कि बोर्ड परीक्षा में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।